बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर के सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़न आज जुमातुल वदा है, इबादत कीजिएगा, जुमे की नमाज़ अदा कीजिएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी और इस मुल्क कौम के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, मौसम की सूरत हाल की तरफ चलते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 39 और 9 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, मौसम की सूरत हाल के बाद आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरीज जानते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, लाहौर में खाली प्लॉटों की फहरिस्तें बनना शुरू हो गई हैं। मालिकान से अब टैक्स वसूल किया जाएगा। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तीसरी टॉप स्टोरी, तनख्वाहों के लिए अरबों के फंड्स बेकार, पुलिस वाले मोटरसाइकिल सवारों से ईदी मांगते रहे। और आखिरी टॉप स्टोरी, बिजली की पैदावार में कमी, गैर एलानिया लोड शेडिंग, कई घंटे बिजली बंद। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स अकमल समरू और दुर्रा नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी, लाहौर में खाली प्लॉटों की अब लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं। जो बजट में नई एक शिक शामिल की गई कि अब प्लॉटों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगेगा, मालिकान से टैक्स वसूल किया जाएगा। अकमल देखें सिमल, इस हवाले से क्योंकि ये जब मौजूदा बजट पेश किया गया था आइंदा माली साल के लिए, उस बजट में इस शिक को इस दफ़ा शामिल किया गया कि ऐसे मालकान जिनके पास खाली प्लॉट पड़े हैं, उन खाली प्लॉट्स पर अगर उसकी मुद्दत जो है वो 2 साल से ज़ायद हो गई है तो उन पर टैक्स आयद किए जाएंगे। अब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है सारी सिचुएशन। अभी तो इब्तदाई तौर पर इन्होंने फहरिस्तें तैयार करना शुरू की हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिन अफराद पर, जिन प्लाटों के मालकान पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, उसका दायरा कार किस हद तक होगा? क्या वो दायरा कार सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक होगा कि एक शख्स है, उसका किसी जगह पर प्लॉट पड़ा है और वो प्लॉट जो है वो सोसाइटी से बाहर है, प्राइवेट सोसाइटी से बाहर है, तो उस पर टैक्स लगेगा, या उसका प्लॉट जो है वो सरकारी सोसाइटी में नहीं है, उससे बाहर है, उस पर टैक्स लगेगा, या इसमें वो सोसाइटीज़ भी शामिल होंगी जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं या सरकारी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर भी जो खाली प्लॉट्स पड़े हैं उस पर भी टैक्स होगा। फिर इसका अगला मरला इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि जो सोसाइटीज़ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने अपने प्लॉट ख़रीदे हैं लेकिन वो सोसाइटीज़ डेवलप ही नहीं हो सकी, उन सोसाइटीज़ में जो खाली प्लॉट पड़े हैं वो भी उनसे वसूल किया जाएगा क्योंकि सोसाइटी बनी नहीं। इसमें एक फ़र्द का तो कसूर नहीं होगा ना, तो वो तो उस सोसाइटी के मालकान का कसूर होगा। फिर बात यह है कि आपने ये जो कानून बनाया है इसकी कोई तफसीलात नहीं दी, आपने सिंपल कहा है 2 साल का जिसके पास होगा। फिर दूसरी इसमें जो सबसे आम तरीन बात है, आप किस रेट पर टैक्स की कटौती करेंगे? आप किस रेट आप के इलाके में मुकर्ररा जो प्रॉपर्टी कैसे करेंगे? अच्छा, ये हो ही नहीं सकता ना। आपकी एक ही इलाके में जाएं, आप प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाएं, उनसे आप प्लॉट की या मकान की किसी की कीमत पूछें तो एक प्रॉपर्टी डीलर कोई कीमत बताता है, उससे अगला कोई कीमत बताता है, तो उसको किस फार्मूले के तहत वो कीमत ये मुकर्रर करेंगे? कमर्शियल लाहौर में ही होगा? मेरी दुरा ने आपसे इस पे बात हो रही थी, बल्कि मेरी और अकमल के प्रोग्राम से पहले बड़ी मुफस्सिल बहस हुई। हमने ये पॉइंट उठाया है कि लाहौर को अगर एक ओवरव्यू में देखा जाए, सबसे ज्यादा प्लॉट तो खाली डीएचए में पड़े हैं और डीएचए के साथ साथ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके प्लॉट्स हैं। सेकेंडली, अगर सरकारी तौर पे टैक्स किसी पे लागू होगा तो सबसे पहले एलडीए पे टैक्स लागू होगा, क्योंकि उनका एलडीए एवेन्यू 1 जिसमें 18,000 से ज्यादा प्लॉट्स हैं, सिर्फ उनकी अपनी नाअहली और गफलत के बायस 13 साल से खाली पड़े हैं। अब 13 साल का टैक्स मैं क्यों अदा करूं भाई कि मैंने प्लॉट लिया घर बनाने की ख्वाहिश में। ये भी है कि आपको पिछले सालों का भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। आप देखें ना कि मैंने प्लॉट लिया, 13 साल से मेरा प्लॉट पड़ा है, मेरे घर के आगे सड़क नहीं है, मुझे बिजली फराम नहीं की जा रही, लाइटें लगी नहीं, गटर और सीवरेज का सिस्टम वहां नहीं है, तो मैं 13 साल से तो मैं जलील हो रहा हूँ। 13 साल से तो मैं प्लॉट पे अपने घर बनाने से कासरी बैठा हूँ, तो मैं 13 साल का टैक्स क्यों दूं? इसमें एलडीए गफलत का क्या अब एलडीए से ये टैक्स लेगी पंजाब हुकूमत? सेकेंडली,
50% के तकरीबन जो इस वक्त प्लॉटिंग आप कह लें ओवरव्यू में देखा गया कि 6 लाख प्लॉट खाली पड़े हैं, तो 50% से ज़ायद प्लॉट जो है वो डीएचए में आते हैं। क्या पंजाब हुकूमत के टैक्स और पंजाब हुकूमत की हुकूमत डीएचए पे चलती है? क्या वो वहां से भी टैक्स वसूल करेगी? बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। नहीं, इसके साथ अगर आप शामिल करें और अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक 6.5 लाख प्लॉट मैंने तो वो बात खाली पड़े हैं। देखें कैसे वसूलियां अभी तो करेंगे? चलो डीएचए और इसकी बात हो रही है, और ऐसी सोसाइटीज, प्राइवेट सोसाइटीज जो बड़ी तगड़ी हैं, जिनके मालकान तगड़े हैं, और वहां पर जो प्लॉट्स खाली पड़े हैं वो तो बराह रास्त उस मालिक की कस्टडी में है ना, जो जिसकी वो सोसाइटी है, तो उस पर आप टैक्स कैसे लगाएंगे? क्या अगर वो किसी ने नहीं खरीदा और वो मालिक की ही कब्जे में है, उसकी प्लॉटिंग भी हो गई, तो उस पर आप टैक्स कैसे लगाएंगे? तो बात ये, या तो आपको ये कानून बनाते हुए पूरी तफसीलात इसकी देनी चाहिए थी। अब तफसीलात ना होने की वजह से होगा क्या, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ट्रांसलेशन कर सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी कोई भी वजाहत दे सकता है, अच्छा। क्योंकि उसके पास ठीक है, वेट आपका पॉइंट है ना। जहां बस चलेगा आप उसके मुताबिक जो है वो रूल्स बना लो। इंटरप्रिटेशन खुद से की जाती है हमेशा, और ये महकमे उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। बात ये है कि आपको मतलब एक हमारा दीन भी इजाजत देता है कारोबार करें, ठीक है जी। आपने कारोबार के लिए एक चीज खरीदी और एक चीज इंतजार किया कि मेरी रेट थोड़ा अच्छा जाएगा, मैं बेचूंगा, आप उस पर कैसे उस पर इंपोज कर सकते हैं? अगर कारोबार की गढ़ से नहीं किया, किसी सफेद ये इखलाकी तौर पे भी अभाम है। पैसे जोड़ के प्लॉट लिया है और वो इंतजार कर रहा है कि बाकी पैसे जुड़े और वो घर बनाए, तो वो क्या टैक्स पे करना शुरू कर दे? इस कानून में इखलाकी तौर पे भी अभाम है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना जायज पैसा, हक हलाल रोजी जो उसने कमाई है, बैरून मुल्क रहा है, कहीं रहा है, उसने ऐसा तो नहीं होगा कि अगली दफा से ये भी शामिल कर लिया जाएगा 2 साल से जो घर खाली पड़ा है उस पर भी टैक्स? नहीं, आप देखिएगा ये बहुत जल्द जो है ना, बहुत जल्द ये चैलेंज होने वाला है, और ये अदालत में लेके जाएंगे हुकूमत को कि ये आप इसकी जरा वजाहत पेश करें कि किस बुनियाद पर आप ये कुछ सरकारी जो हल्के हैं और कुछ सरकारी ओहदेदारान हैं, सियासी ओहदेदारान हैं, उनको तकलीफ है, उनके पेट में ये हजम नहीं हो रही बात कि आम बंदा जो है वो कोई ना कोई कारोबार आखिर कर क्यों रहा है, वो मर क्यों नहीं जाता। वो ये अगर छोटी सी कोई प्रॉपर्टी का भी बिजनेस करते करते अगर कोई अपनी नस्लें संवार रहा है तो उसको तो फौरी तौर पे जो है ना, गरीब को हक ही नहीं जीने का यहाँ पे। तो ये बुनियादी तौर पे जगह टैक्स है। आप एक प्लॉट खरीदते वक्त 16 किस्म के टैक्स देते हैं, क्या वो जायज़ हैं? जिसके बाद आपने इतना बड़ा टैक्स इंपोज कर दिया। सीवीटीज आप देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स आप देते हैं, ट्रांसफर फीस ड्यूल पर चार्जेस आप देते हैं, फिर जितनी बार उसको ट्रांसफर कराते हैं उतनी बार फीसें आप अदा करते हैं, स्टैंप ड्यूटीज आप देते हैं। भाई खुदा खौफी करें, कहीं तो किसी को जीने दें। किसी ने पता नहीं कैसे पैसे जोड़े हैं, कैसे बनाए। यहाँ पर तो जब आप बादशाहत का जमाना है ना, फिर डेमोक्रेसी की बात ना करेंगे। ठीक है ना, देखिए जिसका जब दिल किया वहाँ पर वो रूल्स अपना दिए, ये चीज जो है वो बिल मंजूर करा ली, इसको इस तरह से कर लिया, आवाम का फायदा नहीं। जब हम रूलिंग क्लास की बात करते हैं ना, तो रूलिंग क्लास की वैसे इंटरनेशनली ये खूबी होती है बुनियादी तौर पर कि वो ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं देती, वो इज्तमाई और कौमी मफाद को तरजीह देती है। जब ये रूलिंग क्लास, रूलिंग एलीट क्लास बन जाती है ना, फिर होता ही है कि इस तरह के टैक्सेस लगते हैं अवाम के ऊपर, वो फिर प्रेशर नीचे, क्योंकि उसमें उनके ज़ाती मफादात भी हैं और वो ज़ाती मफादात को कौमी और इज्तमाई मफादात पर तरजीह दे रहे हैं। अब देखिए ना, आप इतना कॉम्प्लेक्स एक स्टेटमेंट दिया आपने, मतलब एक उस स्टेटमेंट पे पहले कोई कानून साजी तो कर लो, फिर इनको ये किसने सजेशन दी कि आप ये वाला टैक्स इंपोज तो इनकी यहाँ से जाहिर हो जाती है कि करोड़ों की आबादी वाले इस मुल्क में टैक्स पेयर्स कितने हैं, लाखों की तादाद में नहीं होंगे, और आप उस नेटवर्क को बढ़ा ही नहीं सक रहे हो और चीजों पर और सर्विसेज आप और इनके टैक्स दिमाग खाली होने का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनके दिमाग खाली होने का अंदाजा करें कि इतनी आसान कानून साजी को इतना मुश्किल कर दिया कि भाई एक सोसाइटी है उसके अंदर 5000 प्लॉट हैं, वो 5000 प्लॉट कब से खाली हैं, कब से डाटा जमा करें और सोसाइटी के मालिक पे इंपोज करें, उसको कहें जी कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सोसाइटी में प्लॉट है, आप उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे, आप उसको क्यों नहीं बनवा रहे, आपने इतने अरसे से खाली जगह क्यों छोड़ी हुई है, बजाय कि उसको छोड़ के आपने इंडिविजुअल के पीछे पड़ गए। और ये हुकूमत खुद फंसेगी, इस कानून के नतीजे में खुद फंसेगी। और एलडीए की मिसाल मैंने तो कह दी फिर ले उनसे जाके, देखिए जुबली टाउन है, मोलन बाग सिर्फ लाहौर में आपको इतनी सारी मिसालें मिलेंगी, ये तो पूरे सूबे तक इसके जो है वो दायरा कार है, सूबे में बाकी कैसे काम करना है वो तो इससे भी मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे। ये मेरे ख्याल से उनको खुद ही नहीं समझ आएगी कि काम करना किस तरह से है, इस पूरे टैक्सेशन के जो एसओपीज हैं वो क्या होंगे, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने मुताबिक जो है वो आप रूल्स भी बना लेते हैं और रेगुलेशंस। ऐड ऑन मैं करना चाहता हूं कि एलडी सिटी को भी अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो क्या अब एलडी सिटी का एक प्लॉट भी किसी के हवाले नहीं किया गया, लेकिन प्लॉट मौजूद है हमारे, तो क्या एलडीए देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है, वहाँ क्या सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बंद रोड ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी पैदा हुई है, जिससे बंद रोड से निकलने वाले लेस्को के 4 ग्रिड स्टेशन की बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शादमान, रिवाज गार्डन, भाटी गेट, सैदपुर ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद हो गई है, क्योंकि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बंद रोड ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी पैदा हुई है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बांद रोड ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी पैदा होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होगी। बांद रोड ग्रिड स्टेशन में होने वाला जो टेक्निकल फॉल्ट है, उसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 4 जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से बिजली बंद होगी, जिसमें शादमान ग्रिड स्टेशन है, शादमान, रिवाज गार्डन और इसके साथ भाटी गेट जो सब ग्रिड स्टेशन है, यहाँ से निकलने वाले तमाम जो फीडर्स हैं वहाँ से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। लेस्को ज़राए का ये कहना है कि चूँकि 220 बांद रोड ग्रिड स्टेशन जो है वो ओवरलोड हुआ, ओवरलोडिंग होने की वजह से वहाँ पे जो आइसोलेटर है उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया, उसमें मजीद 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार होगा, जिसके बाद तमाम जो ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ से बिजली की फराहमी बहाल करने की कोशिश की जाएगी। अभी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 4 ग्रिड स्टेशन बंद होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जो इलाके इससे ज़्यादातर मुतासिर हैं उसमें बंद रोड, शेराकोट, नवाकोट, चौक यतीम खाना और दूसरी जानिब अगर बात की जाए जिसमें सैदपुर ग्रिड स्टेशन जो फीड करता है उसमें लियाकत चौक और सब्ज़ आज़ार के तमाम जो ब्लॉक्स हैं, चुबुर्जी पार्क, रिवाज गार्डन और इसके साथ साथ दाता गंजबख्श टाउन के बाद इलाके शामिल है जहाँ पे इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल है। और लेस्को हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि NTDC के ग्रिड स्टेशन में टेक्निकल फॉल्ट है, जैसे ही वो तकनीकी खराबी दूर होगी उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से बिजली की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बंद रोड जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से लेस्को के मुतअद्दिद जो ग्रिड स्टेशन बंद हुए हैं। रमज़ान मुबारक में जैसे ही ओवरलोडिंग होती है और इस वक्त रमज़ान में तकरीबन 10 से 12 मरतबा ये हो चुका है कि बांद रोड ग्रिड स्टेशन जो है वो डाउन हुआ और उस वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गुज़श्ता शाम भी अफ्तारी को अवकाश से 1 घंटा कबल बांद रोड ग्रिड स्टेशन में होने वाली टेक्निकल ख़राबी की वजह से लेस्को के 7 जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से बिजली बंद हो गई थी, जिसकी वजह से जो रोज़ादार हैं और शहरी उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बल्कि मुतअद्दिद इलाके ऐसे थे जहाँ पे रोज़ादारों ने अपनी अफ्तारी जो है वो अंधेरे में की। अभी लेस्को हुकाम की जानिब से सिर्फ यही मौका इख्तियार किया जाता है कि चूँकि NTDC का ग्रिड स्टेशन है उसमें फॉल्ट आया तो इसलिए उनके ग्रिड स्टेशन बंद हुए हैं। इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि ना मेंटेनेंस का कोई काम किया जाता है, ना ही जो ट्रांसमिशन लाइन्स बोसीदा हो चुकी हैं उनको बेहतर तरीके से उनको बिछाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर जैसे ही शहर का लोड बढ़ता है सार्फिन जो है बिजली का तलब जो सार्फिन जो है वो बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पर ट्रिपिंग रूनमा होती है और इस वक्त शहर के बाद इलाके जो हैं वहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। ना सिर्फ ये ग्रिड स्टेशन बंद होने से बिजली की फराहमी मुख्तलिफ इलाकों में मुअत्तल है, बल्कि शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक ट्रांसफार्मर जो हैं वो डैमेज हुए, जिनको 12 से 14 घंटे का वक्त गुजर चुका है, वहाँ पे बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। शहर के जो इलाके इस वक्त मुतासिर हैं उसमें निज़ाम ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन है, इसके अलावा रायवंड रोड है, इस्माइल नगर का इलाका शामिल है, गुलशन रावी C ब्लॉक का इलाका शामिल है, बेगम कोट शादरा का इलाका शामिल है, जहाँ पे 4 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, लेकिन ट्रांसफार्मर को रिप्लेस नहीं किया गया था। ये वाज़े कर दूं कि रमज़ान मुबारक की आमद से कबल वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली ने लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दावा किया था कि उन्होंने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके लिए 3000 जो ट्रॉलर ट्रांसफार्मर हैं वो ख़रीदे हैं। जैसे ही किसी इलाके में ट्रांसफार्मर डैमेज होगा तो उसे 4 घंटे के अंदर रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये दावा सिर्फ दावा ही साबित हुआ है। शहर के बाद इलाके ऐसे भी शामिल हैं जहाँ पे 4 दिन से ट्रांसफार्मर जो है वो रिप्लेस नहीं किया जा सका और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे 14 से 15 घंटे का वक्त गुजर चुका है, ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करके बिजली बहाल नहीं की जा सकी। जी कहा आपने दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर उन वादों पर, उन दावों पर अमल दरामद नहीं होता। ये बताइएगा कि कब तक बिजली बहाल हो जाएगी? क्या कोई डेडलाइन दी गई है, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस वक्त तक जो है वो नेशनल डिस्पैच जो ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है वो फ़नी खराबी को ठीक कर लेगी जिससे बिजली बहाल होगी इन इलाकों में? शाहिद सिप्रा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा, क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि किस टाइम तक बिजली जो है वो बहाल हो जाएगी इन इलाकों में?
देखिए, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया, क्योंकि आइसोलेटर जब जला है तो उसके बाद जितने भी वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर है वहाँ से बिजली की फराहमी मुअत्तल की जाती है और बराह रास्त उसका इफेक्ट जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ग्रिड स्टेशन पर आता है। ये तो NTDC हुकाम की जानिब से या लेस्को हुकाम की जानिब से वक्त दिया जा रहा है कि 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, उसके बाद बिजली बहाल कर दी जाएगी। लेकिन जैसे इस तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है या ट्रिपिंग का वाक़या रूनमा होता है, उसमें 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है, जिसके बाद जो सिस्टम है उसको बहाल करने की कोशिश की जाती है। अब ये हालात हैं कि 4 ग्रिड स्टेशन बंद हुए। शादमान ग्रिड स्टेशन चूँकि जो पोस्ट 3 इलाके हैं जिसमें GOR1 भी शामिल है और GOR2 भी शामिल है, ये इलाके भी शादमान ग्रिड स्टेशन बंद होने की वजह से यहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। लेकिन चूँकि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, ब्यूरोक्रेसी की ये रिहाइशगाह हैं, तो इनको करतबा ग्रिड स्टेशन से जो VIP ग्रिड स्टेशन है GOR1 सब स्टेशन, वहाँ से उनको फीड करके GOR1 की बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है, लेकिन GOR2 अभी भी वहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसी तरह ये टाइम फ्रेम कोई नहीं दिया जाता है, इसमें जो 1.5 घंटे का वक्त तो दिया गया है, लेकिन 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होगा, जिसके बाद पावर ट्रांसफार्मर को बेहतर तरीके से ठीक करके तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से बिजली बहाल कर दी जाएगी। ये इसमें ये देखना है कि अगर रमज़ान मुबारक से कबल तमाम जो वज़ीर हैं और आला अफसरान है, अगर उनकी जानिब से दावे किए जाते हैं कि बिजली की फराहमी जो है रमज़ान मुबारक में बिला तअत्तुल होगी, लोगों को बिजली की तरसील में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये हालात हैं कि मौसम में तब्दील हुआ, टेम्परेचर भी डाउन हुआ, दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हुआ, बिजली की तलब में भी कमी हुई, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का बंद रहना, लेस्को ना सिर्फ लेस्को बल्कि NTDC और सेक्रेटरी वाटर एंड पावर और वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि दर्जा हरारत कम होने के बावजूद एक तरफ दावे किए जाते हैं कि बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है, बिजली की जो शॉर्टफॉल है उसमें कमी हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों घंटे जो है घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रहती है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आपने बड़ी तफसील से आगाह किया और जैसा कि आपने कहा कि 2 से 2.5 घंटे लगेंगे इन इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए। सो लेट्स सी कब तक ये अपने जो कारकर्दगी है उसको स्पीड अप करते हैं और इन इलाकों में बिजली बहाल होती है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे और अगली हमारी खबर तनख्वाहों के लिए अरबों रुपए के फंड्स बेकार। पुलिस डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है वो गुज़श्ता कई अरसे से जो है वो खुलकर सामने आ रही है और हम बाकायदा सबूत जो है वो दिखाते भी हैं। और कल भी पुलिस वाले मोटरसाइकिल सवारों से ईदी के नाम पर पैसे बटोरते रहे और वो कैमरे की आंख ने, सिर्फ ऑइडू के कैमरे की आंख ने उसको कैप्चर कर लिया। दुल्हन अब आपसे शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक बहुत मतजाद राय रखता हूँ, बजाय कि वो इसमें कोई ये कहे कि जी कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन बात ये सही है कि आप करप्शन करते क्यों हैं, बुनियादी तौर पे आप लोगों को लूटते क्यों हैं, आप उनका हक जो है वो मारते क्यों हैं, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सिस्टम और आपके उस सिस्टम के बड़ों पे आयद होती है। अगर आप पैरेलल निज़ाम देखें तो एक सिपाही की बेचारी की क्या औकात आपने रखती है, ना उसके पास कोई बेहतर हेल्थ फैसिलिटी है, ना उसके पास कोई बेहतर टाइम और टीम मैनेजमेंट है, ना उसके पास कोई पानी पीने को, खाने को, या कोई बंदा पूछने तक नहीं उसको आता कि नाके पे तुम खड़े हो गए हो तो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। अगर बात करें पैरेलल निज़ाम में, और वो एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं जब वो फौजी नाकों पे फ़ौज के पैरेलल ड्यूटी देते हैं। तो एक सिपाही जो फ़ौज का होता है उसके तो 6 घंटे बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है, 6 घंटे के बाद 8 घंटे का उसको रेस्ट मिलता है, फिर 8 घंटे के बाद वापस आता है। और जब वो 6 घंटे की ड्यूटी करके 8 घंटे का रेस्ट करके वापस आता है तो वही पुलिस का सिपाही जो है वो उसके साथ खड़ा होता है। तो क्या ये जुल्म नहीं है, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? और लेकिन आप हर चीज सिस्टम पर तो नहीं डाल सकते। नहीं, एक सेकंड देखें दुल्हन, आप ठीक है, आप कह रहे हैं ये सिस्टम में करप्शन है, सिस्टम में खराबी है। मैं तो बरमला कह रहा हूँ, कि भाई जिम्मेदारी, अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी मेरे उस ऊपर वालों से पूछा जाए ना कि मैं पैसे क्यों ले रहा हूँ। कोई शख्स पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है, चाहे वो एक कांस्टेबल है, एक आम पुलिस एहलकार है, जो भी XYZ, उसको ये भी पता है कि पुलिस में ड्यूटी आवर्स क्या है, उसको ये भी पता है हमें क्या क्या फैसिलिटीज है। लेकिन अल्लाह ताला से मैं कि जब पैदा होते हैं ये चीज ड्यूटी में लेके आया कि रिश्वत लेनी है, लेकिन मुझे रिश्वत में लगाया कैसे गया? बात ये है प्रॉब्लम कि ये आप देखें, आप उस बुनियाद पर उस चीज को बुनियाद बना के रिश्वत तो नहीं लेंगे ना। रिश्वत तो एक लानत है और रिश्वत जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके बुनियादी आपको जड़ दिखा रहा हूं कि भाई मैं क्यों लगा। ठीक है, वो होगा। क्या मैं पैदाइशी रिश्वतखोर था? सवाल ये भी तो उठाए ना। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तो वैसे ये कहा चाहे पैदाइशी रिश्वतखोर था या नहीं, मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि एक शख्स इस चीज को बुनियाद बनाकर कि मैं ये नौकरी कर रहा हूं और इस नौकरी में मुझे ये सहूलियात नहीं मिल रही, इसलिए मैं रिश्वत लूंगा। अच्छा भाई, आपने नौकरी क्यों की? आप छोड़ दें, आप ना ज्वाइन करते। लेकिन अकमल दुर्रे नयाब की ये बात कि अगर सिस्टम में खराबी है और वो आपको
साइकोलॉजिकली इस कदर डिस्टर्ब कर देता था कि फिर आप इस तरह के चोर रास्ते तो निकालते फिर हो। ठीक है, सिस्टम में खराबी है तो फिर उनको लेने मैं दें। तो आपको कह फिर रहा आप हूं इसका मतलब हम 1947 ना से रखें। सिस्टम अगर खराब है और अच्छा, ठीक नहीं हो रहा चलें। तो कोई तो वजह है अच्छा ना। मुझे बताएं, खराबी सिस्टम में, मसला सिस्टम में और मसाइल सारे सिस्टम में, और उसका खुमियाजा आवाम भुगते। वो रिश्वत दे के अपनी जान छुड़ाएं, वो सारी चीजें उन पर इसमें बर्डन इसमें में। आवाम एक आवाम जिम्मेदार का भी अफसर, कसूर निकलता है एक कि जिम्मेदार हर चीज को अफसर, चुपचाप जब एक्सेप्ट करते हैं एक जी। जिम्मेदार अफसर, एक आला हुकाम अगर इसकी भीड़ चढ़े तो मैं देखता हूँ कौन रिश्वत लेता है। आपके सारे कैमरे लगते हैं, आप इतना इसको दिखाते चलिए, हैं, अच्छा, इस लोग बात पे बरबला मैं रिश्वत ले एक रहे पॉइंट हैं। जरूर रेस करना चाहूंगी। आपने कहा सिस्टम में खराबी है, आप डॉल्फिन स्क्वाड की बात कर लें, हर तरह से फैसिलिटेट किया गया, सैलरीज उनकी बेहतर है, ट्रेनिंग उनको प्रॉपर दी गई, उनके पास बाइक्स लाखों रुपए की मालिक की मौजूद है। वो भी गार्डन टाउन में पिछले दिनों जो एक खबर आई कि वो नशावर अद्वियात का माल भी मंशियात छोड़ फरोशन दिया, की वजह से 90,000 रुपए अच्छा, रिश्वत भी ले सिमल, ली, क्या फिर और हम- उस वक्त फिर सिस्टम कहाँ गया? अच्छा, क्या फिर हम ये अज्यूम कर लें कि रिश्वत खोरी और रिश्वत देना या लेना ये हमारे मिजाज में एक मुस्तकिल हिस्सा बन गई है? क्या इसका ये मतलब है? कतई ये मतलब बिल्कुल नहीं, बन लेकिन गई आपने है। देखा शिफ्ट कौन सा सिस्टम की महकमा? बात की, डॉल्फिन ट्रैफिक स्क्वाड की पुलिस, शिफ्ट सिस्टम भी है। एक्साइज पुलिस, ठीक है। पंजाब तो पुलिस, रेलवे रेवेन्यू पुलिस, पुलिस, रेलवे पुलिस, किस पे आपने कैमरे नहीं लगाए? ठीक है। किस पे आपने, क्या किसी जिम्मेदार, कैमरे क्या देखें। आपने आईजी रेलवे पुलिस, क्या आपने आईजी पंजाब पुलिस, अच्छा, कैमरे कहाँ क्या रखते हैं? आपने ट्रैफिक पुलिस? कैमरे तो आम पुलिस एहलकार पे देखिए, रखते हैं मैं ना। ये- या तो आप दफ्तर के अंदर कैमरे मैं लगाएं जहां पर ब्रीफ केस पहुंचते हैं, आप दफ्तर के अंदर कैमरे लगाएं जहां पर पूरे थाने What मैनेजर- I Access नहीं said, है ना, मैं वहाँ इसी तक पॉइंट तो। पे आ रहा हूँ कि वहाँ पे कैमरे लगाएं, भाई वहाँ पे उधर गिरबान लगाओ ना पकड़े। फिर। आप एक आम आदमी को पकड़ ये लेते तो हैं, ये आम तो शुरू पुलिस से एहलकार एक को चीज जिसकी तनख्वाह ही- देखने में आ रही है, प्रैक्टिस में आ रही है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, जब भी कोई देखिए, इंक्वायरी की करोड़ जाती रुपया है, पकड़ने मलबा वाला छोटों पर गुनहगार गिराया नहीं है, जाता 100 रुपए but पकड़ने वाले आप को उसको फांसी चढ़ा दो। justify नहीं कर सकते हो। 100 रुपए पकड़ने वाले को फांसी चढ़ा दो, करोड़ रुपए वाले को आप सर पे बिठा के रखें और उसको 10,000 बंदे रोज लूट करें। ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम की वजह तो से फिर इस सिस्टम को बेहतर कैसे 1947 से करेंगे? हम रिश्वत आवाम भी में तो पड़े एक्सेप्ट हुए कर हैं। लेती है देखिए, हर चीज को। सिस्टम- अगर इस फुटेज में पुलिस सिमल, वाले देखिए, रिश्वत ले रहे हैं तो देने सिस्टम- वाली आवाम है। देखिए, सिस्टम तब्दील होता है जब उसका पूरा बुनियादी ढांचा तब्दील किया जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप 1861 के पुलिस एक्ट के तहत पूरा पुलिस का निज़ाम चलाते हैं और 1861 में हम गुलामी के दौर में थे। अब गुलामी के दौर के कवानीन आज़ाद मुआशरे में अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो फिर नतीजा अच्छा, मेरे पास एक एविडेंस और एक जस्टिफिकेशन और भी है। अगर आप 90% इस रिश्वत के जो मामलात हैं उनका रिकॉर्ड उठा के जी। देखें तो ज्यादातर वो लोग होंगे या जो नशे में धूत होकर ड्राइव कर रहे होंगे या किसी नाके में वो अपने अपनी जान खलासी के लिए जान आवाम को खलासी तो के लिए सबसे पैसे सस्ता देते रास्ता हैं, मिलता है कि वो पैसे देते दे हैं, और पैसे देते तो हैं। फिर इसका मतलब अब ये मेरे हुआ अंदर ना कोई कि खामी पुलिस- होगी तो मैं पैसे दे रहा हूँ नहीं, ना। इसका मतलब वो पुलिस एहलकार जो है वो कसूरवार नहीं है, कसूरवार एक नहीं, आम आप शहरी। कसूर की देखिए, स्टेजेस मेरा- बनाए जी। पहला कसूर किसका है, नहीं, सेकंड ये- पे कौन खड़ा है, थर्ड पे कौन खड़ा है। ये तो इस- बात इस वही है बात ना, में दोनों थोड़ा सा- चीजें कंट्राडिक्ट मैं तो थोड़ा कहता हूँ कि जी सा- पहला उसमें- कसूर पुलिस वाले का है, लेकिन मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ पुलिस वाले को? वो मेरी लेकिन जेब अक्सर से ऐसा निकाल भी रहा तो है। होता है, अक्सर ऐसा भी तो होता है कि आवाम का कोई कसूर नहीं होता और पुलिस वाले रोक मेरे पास खड़े हो कॉपी नहीं है जाते अल्लाह हैं। के फजल आपको से, apparently कुछ मेरे नजर नहीं आ पास रहा होता। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि ठीक आप जी। रिश्वत लेना शुरू कर दें मैंने और आवाम सारी रिश्वत चीजें देना करनी शुरू है। कर दे, तो तमाम इस- रूल्स की 100% ऐसी की तैसी। इसको कैसे बुनियाद बना सकते हैं हम कि इस बुनियाद पर रिश्वत होगी, रिश्वत ली जाएगी, रिश्वत दी जाएगी? जनाब, अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो फिर सिस्टम को फिर पूरा मैं तब्दील तो करें। इस हद तक भी पूरा सोचता हूँ कि सिस्टम तब्दील पंजाब करें। पुलिस का सबसे मजलूम तबका कांस्टेबल है और इन ऊपर बैठे हुए लोगों की वजह से इस कांस्टेबल के जितने मर्जी आप नया खून डाल दें इसमें, ये पैसे लेगा और रिश्वत लेता रहेगा। आप जो जब मर्जी तक जनाब, आप वो उनकी फिर system में फैसिलिटीज, खराबी अच्छा है आपको ना। लगता है कि देखिए, इंसेंटिव्स system और में मैंने फैसिलिटीज इतने बढ़ा महकमे दी जाए। घुमाए। एक आप डॉल्फिन फोर्स को छोड़ दें जी, आप इतने महकमों की आपने फुटेज रिलीज की, इतनी जगह कौन सी इंक्वायरी लेकिन वही बात आ गई ना कि सिस्टम तब्दील करने की कोशिश तो की गई डॉल्फिन स्क्वाड बनाकर, नहीं, वहाँ भी system में तो- रिश्वत, देखिए, वहाँ दो- भी रिश्वत देखिए, दो शिफ्ट different- सिस्टम है, वहाँ पर सैलरीज उनकी कदरें अच्छा, वो बेहतर बैठते हैं। कहाँ? तो वो डॉल्फिन बैठते पुलिस कहाँ? ने किस मासूम बंदे से रिश्वत अच्छा, दी? मेरी बताएं। अभी हम मेरी उसी बात पे आएंगी। चले एक नशावर गैंग से जो है वो आप रिश्वत दी, छोड़ें। तो आप उसको जस्टिफाई तो नहीं आपको कर सकते। आपको पता है वहां पे वाकया क्या निकला है? वो डॉल्फिन पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान मसला पड़ गया। पंजाब पुलिस को पता लगा कि जिस बंदे को हम अगले दिन उठा लाए हैं वो एक दिन पहले डॉल्फिन पुलिस को पैसे देके छूटा है। उसने कहा जी कि मैं डबल रिश्वत क्यों दूं? मैंने गुज़िश्ता रोज 90,000 रुपए डॉल्फिन पुलिस को दिए हैं, आज मुझे काली पुलिस उठा लाई है, पंजाब पुलिस उठा ली, अब मैं इनको रिश्वत दूं। वो अपना हिस्सा लेने वो पर वहाँ पे वाला खुल मैं गया। एक बात करता हूँ, आप पुलिस के जितने भी फोर्सेस उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट बना रहे हैं, चाहे आपने लीड बनाई या चाहे आपने पीरू बनाई मुजाहिद या चाहे बनाई, आप जो भी बनाई, ये सारे बैठते ठीक कहाँ है। हैं? थानों में बैठते हैं ना। तो थानों के अंदर राज किसका है? इनका है या वो पुलिस
क्या चाहे वो SHO बैठा है या मुहर्रिर बैठा है या उन पुलिस एहलकारों का राज है, तो जब आप उस कल्चर के अंदर बैठेंगे तो कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकेंगे? बिल्कुल सही। आप वो एक सिस्टम रिप्लेस सिस्टम का करना चाह रहे हिस्सा हैं, तो बन फिर चुका है। पहले दर्जे में तो उसका एक्ट बिल्कुल बदलाव। सही, हाँ, मुझे ये बताएं, मुजाहिद फोर्स की बात की सोमरू ने, मुजाहिद फोर्स का भी स्कैंडल निकला था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले आप दोनों बहस कर रहे हैं और बड़ी मजेदार दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं, मोटरवे पुलिस भी तो मौजूद है, उसमें रिश्वत का सिफारिश का कल्चर क्यों नहीं है? वहाँ क्यों नहीं सिफारिश चलती, वहाँ क्यों नहीं रिश्वत चलती? चालान हुआ चाहे किसी बड़े से बड़ी गाड़ी का होगा, छोटे से रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर सबके लिए इक्वल है, वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों? वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों है? आपने बहुत अच्छी बात की। विजिलेंसी कितनी है उस पर, आप मुझे ये बताएं। वहाँ पे विजिलेंट कितने हैं? क्या वो किसी गाड़ी को खुद से रोक के चालान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे वो कैमरों से गुजरती है, स्पीड कारिंग होती है, उसके बाद उसको इंटीमेट किया जाता है और वहाँ पे रोका जाता है, और एक जगह पे कई कई चेक किस्म के उसके और निज़ाम उसकी है। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि उनका पूरा सिस्टम इस पुलिस सिस्टम से अलग है, उनके सब कुछ अलग है, उनका IG अलग है, उनका सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन लेकिन अलग वो भी है। तो इसी मुल्क के शहरी हैं, वो भी तो इसी तरह से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और वो भी तो उसी जगह पर खड़े हैं। पहले हिस्से में भी और इस हिस्से में भी हमने दुरन है, आपने जो एग्जांपल कोट की कि दूसरी तरफ फौज भी तो है ना, इस मुल्क का हिस्सा है ना, लेकिन वो एक अलग इदारा है। जब इदारा अलग होगा, सिस्टम उसका अच्छा, अपना सोमरो ने होगा। मेरी बात की तौसीक कर दी है तो कि बात एक ये फौजी है- नाके पे खड़ा हुआ सिपाही नहीं, पैसे क्यों नहीं लेता पंजाब पुलिस का? मुझे ये बता दें। नहीं देखिए, देखिए बहरहाल वो कह रही है सिस्टम में कि हमारे खराबियां यहाँ तो हैं। सिस्टम- विजिलेंसी, एक फौजी नाके तो पे उसको- 6 कैमरे लगे हैं, फौजी सिपाही खड़े हैं सारे, बिल्कुल सही, वहाँ पे बिल्कुल 4 सही। आपने कांस्टेबल चेक एंड बैलेंस जो है एक वो पैसा नहीं इक्वली लेते। रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, मजा आ रहा था इस बहस का, लेकिन चलें, सिस्टम तबदील होता है, हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि सिस्टम तब्दील होता कि आवाम तक फायदा और आवाम मैं तक तो कहता हूँ सहूलतें जी, जो मैं है तो कहता वो हूँ जरूर कि ट्रांसफर मुट्ठी हो। गर्म करने वालों की बजाय ब्रीफकेस गर्म करने वालों को सजा मिले तो शायद ये सिस्टम जल्दी ठीक हो। तो बिल्कुल फिर सही, उसके बिल्कुल लिए सही। आपको Thank you दफ्तरों so- के अंदर कैमरे लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ेंगे, एक्सेस की मुस्तकिल तौर जरूरत पर। है और मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े बड़े लेवल पर आपको एक्सेस मिलती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले ओपन मार्केट की सूरत हाल जानेंगे और देखेंगे सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं। और कल बादामी बाग सब्जी मंडी में जुज़वी हड़ताल भी थी, तो क्या उससे सब्जियों और फलों की किल्लत तो पैदा नहीं हुई? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद खान अब्दाली, शामिल करेंगे आज के भाव। बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, ओपन मार्केट में कीमतों की क्या सूरत हाल है और क्या स्टॉक पूरा मौजूद है, सब्जियां पूरी मौजूद हैं ओपन मार्केट में? जी बिल्कुल, आज शहर की ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 4 रुपए तक इजाफा देखने में आ रहा जी है। शहजाद, आपको आवाज़ आ रही है? टेक्निकल रीजंस की वजह से शहजाद से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, जैसे ही राब्ता होगा आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़ैनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं नाज़न, तो वहाँ से देखते हैं कि बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है जी 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 134 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 191 रुपये। मशरूम से अंडे आपको मिलेंगे 76 रुपये दर्जन। थोक से अंडे अवेलेबल हैं जी 78 रुपये और गोलमे पर 71 रुपये में। आगे बढ़ेंगे जी, गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे और देखेंगे आज के कीमतें खरीद क्या चल रही है, गैर मुल्की करेंसी की, और कीमतें फरोख्त क्या चल रही है। शामिल करेंगे माल का हाल। सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद है 104.80, कीमत फ़रोख्त है 105.05। आगे बढ़ेंगे, पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 140, कीमत फ़रोख्त है जी 140.70। यूरो की कीमत खरीद है 115.50, कीमत फ़रोख्त 116। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.55, कीमत फ़रोख्त है 27.70। UAE दरहम कीमत खरीद 28.35, कीमत फ़रोख्त है 28.50।
ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत ख़रीद 77 रुपये और कीमत फ़रोख्त है जी 77 रुपये 45 पैसे। उसके बाद है जी जैपनीज़ यन, कीमत ख़रीद 1 रुपया, कीमत फ़रोख्त 1.03 रुपये। स्विस फ्रैंक कीमत ख़रीद 105.80 रुपये और कीमत फ़रोख्त 106 रुपये 70 पैसे। और सबसे आखिर में हमारे पास है जी कनेडियन डॉलर, कीमत ख़रीद 80 रुपये 50 पैसे, कीमत फ़रोख्त 81.05 रुपये। और इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद आप अबूज़र से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। और हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आज हम बात करेंगे स्किन से रिलेटेड। चूँकि गर्मियाँ भी हैं और गर्मियों के बाद हब्स का मौसम शुरू हो जाएगा, तो स्किन के लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं, क्या चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, होम रेमेडीज़ क्या हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़न, और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब स्किन से रिलेटेड बात करेंगे। आजकल सीज़न क्या चल रहा है और उसमें स्किन के लिए बेहतर क्या है, और फिर रमज़ानुल मुबारक, और रमज़ानुल मुबारक में डाइट शेड्यूल जो है वो आपका टोटली चेंज हो जाता है, तो उस पर किस तरह से स्किन पर इफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या करना चाहिए, बेहतरी क्या है, खूबसूरत आप किस तरह देख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हारून नबी साहब। उनसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगैन। शुक्रिया कि आपने बुलाया दोबारा। हम तो चाहते हैं जी व्यूअर्स की स्किन प्यारी प्यारी रहे और वो मसले मसाइल का शिकार ना हो, तो बार बार आपको दावत देते हैं। जी बिल्कुल, कोशिश शुरू करते हैं। रमज़ानुल मुबारक सबसे पहले तो, और आपको पता है रमज़ान में खाया कुछ नहीं जाता ज़्यादा और तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फ़ास्ट फूड हम लोग खाते हैं जब इफ्तारियाँ बाहर होती हैं, स्किन पे इफ़ेक्ट जो है वो अल्टीमेटली जी आजकल जिस तरह अपने आउटडोर पेशेंट्स के हिसाब से, स्पेशली जिस तरह आपने कहा कि तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं और फास्ट फूड ज़्यादा खाया जाता है, तो आजकल ज़्यादा पेशेंट्स जो आते हैं वो एक्नी के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं। अच्छा। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि डाइट का कोई ऐसा कंफर्म रोल जो है वो बताया नहीं गया कि एक्नी में विद दिस ऑयली फूड्स हो, लेकिन समहाउ ड्यू टू स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और फूड, एक्नी पेशेंट्स स्पेशली यंगर पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब कि अक्सर कहा जाता है कि मुंह पे दाने निकले हुए तो ज़रूर उसके स्टमक में कोई ना कोई मसला हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि आपका स्टमक खराब है तो दाने निकल आए? वो ये चल रहा है ज़्यादा, तो इसलिए मतलब जो पीछे से ऐसे ही चली जा रही है, उसके चली बाद जा में रही कोई है, सीना ब सच्चाई सीना नहीं है। जो चीज़ें चली आ रही हैं, हाँ। तो वो उसके हिसाब से ये बातें कूट कूट के हमारे जहनों में भर दी हैं कि अच्छा। ऑयली चीज़ ज़्यादा खाई, अंडा गरम ज़्यादा चीज़ ज़्यादा खाया, खाई। आम ज़्यादा खाया तो दाने निकल आए। ऐसा नहीं मे भी कुछ लोगों में ऐसा ज़रूर होता हो, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि इन चीज़ों के खाने से एक्नी ज़रूर होगी। अच्छा। और हर किसी को होगी। ठीक ठीक। और इसी तरह ही आजकल चूँकि फूड और डाइटरी हैबिट ज़रा हमारी चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से कुछ हमारे पास अर्टिकेरिया के पेशेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। अर्टिकेरिया अगर कहें तो इसका मतलब है जिसे उर्दू में दप्पड़ या छपाकी के पेशेंट होते हैं, वो आजकल फूड चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो अच्छा। उसमें पेशेंट्स को एकदम स्किन पे ज़्यादा एलर्जी हो गई और पेशेंट्स को चूँकि ये याद भी नहीं होता कि इतनी सारी चीज़ें जंबल करके खा रहे होते हैं कि कौन किस सी वाली चीज़ से हुआ होगा। कौन सी चीज़ से हुआ है। हाँ। और बस वो अचानक बैठे बैठे सारी स्किन पे रैश आ जाते हैं और लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि किस चीज़ से। सही। तो ये दो चीज़ें जो है ना आजकल कॉमनली आउटडोर में ऑब्जर्व हो रही हैं। और ऑफ कोर्स तीसरी चीज़ जो है वो वेदर रिलेटेड है, और वेदर में आप अगर देखें तो आजकल ह्यूमिड एंड हॉट वेदर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, स्पेशली जिन लोगों ने गर्मी में किचन में ज़्यादा काम करना है, तो एक्सेसिव स्वेटिंग या पसीने की वजह से उन लोगों में प्रिकली हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, सही। और पसीने की वजह से जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, एक्नी की हम बात करें तो एक्नी को कंट्रोल किस तरह किया जाता है? मतलब जब भी लोगों के एक्नी होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि उसको छीलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि फ़ौरन गए और एक्नी के लिए फेस वॉश ले आए, चीज़ें ले आए, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। सो ये आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल जिस तरह है कि कुछ स्पेशली जो यंगर स्लॉट हैं उनको बहुत होता है कि दाना निकला है तो आज इससे इंतकाम लेके छोड़ेंगे। हाँ, वो खत्म कर देंगे, ये इसको नज़र नहीं आज आना ही चाहिए। हाँ, ये नज़र नहीं आना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा एंड ये होता है कि एक्नी तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक्नी स्कार्स जो है ना, जो आप छील देते हैं, जो भी दाना आप छीलेंगे उसकी वजह से जो एक्नी स्कार है वो काफ़ी देर फिर रहता है।
और उसका मार्क ख़त्म होने में काफ़ी देर लग जाती है। तो आप सबसे मैं ये कहता हूँ कि स्पेशली यंगर जनरेशन से जो एक्नी निकलती है उसको खुद स्पॉन्टेनियसली हील होने दें, उसको खुद तोड़ के छेड़े ना, ताकि निशान ना बने। और अगर आप उसको छेड़ोगे नहीं तो उसका निशान नहीं रहेगा? उसका निशान नहीं बनता। अच्छा। लेकिन जितने भी निशान बनते हैं वो ज़्यादातर उन लोगों में बनते हैं जिनको हैबिट होती है कि उन्होंने दाने को तोड़ना है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जिससे एक मेरी पेशेंट ने बताई कि अगर दाना निकले तो मेरे अब्बू मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि ये आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे सब अजीज़ो अकारब से दूर रहें जो आपके दाने के दुश्मन होते हैं। दाने के दुश्मन होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने अब आई डोंट नो, मुझे बहुत सी होम रेमेडीज़ और ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो लोग खुद ब खुद करना शुरू कर देते हैं। जी, वो बहुत ज़्यादा हैं। जो भी जितना कोई क्रॉनिक मसला हो, जिस तरह है डायबिटीज़ है, हेपेटाइटिस है, ब्लड प्रेशर, इनके देसी टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह स्किन डिजीज़ के सबसे ज़्यादा देसी टोटके आप मतलब इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर हर्बल प्रोडक्ट इसमें यूज़ होती है, हर देसी टोटका इसमें यूज़ होता है। और ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि पहले इस तरह की कोई चीज़ करके फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। और उनमें से जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो अभी तक हमने देखी है वो है यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स के खुद ब खुद जो मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ करना खुद ब खुद मेडिकेटेड क्रीम्स के जी मुझे 2 दाने निकले और मैंने बेटनोवेट पे लग गई, या मुझे 2 दाने निकले तो मैंने क्लोबिवेट शुरू कर दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन टॉपिकल स्टीरॉइड्स फेस पे लगाना, एक्नी के लिए लगाना, दिस इज़ नॉट ऑल राइट। और इससे लेकिन डॉक्टर साहब उससे ठीक तो हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कहती हैं, स्टीरॉइड हर चीज़ को वक्ती तौर पे तो दबा देगा, क्योंकि जो एक्नी है उसमें भी इन्फ्लेमेशन तो है, तो जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी वो उसको स्टीरॉइड वक्ती तौर पे स्प्रेस कर देगा। सही। लेकिन उसका जो एंड है वो एक्नी के हिसाब से वो ये है कि उन पेशेंट्स के फेस फुल ऑफ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं विद द प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टीरॉइड। मतलब इन अ लॉन्गर रन उसका बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। कि वो फिर ये कहते हैं जी कि हम तो अब 1 महीना सिर्फ हमने ये क्रीम लगाई और पूरे मुंह पे वाइट हेड्स आ गए। अच्छा। 1 महीना हमने पूरे मुंह पे बाल निकल आए। तो अब ये हुआ कि दाने तो 2 थे, लेकिन उसका एंड देखें कि फुल फेस जो है वो एक्नी से और वाइट हेड से भर गया। और एक जो एक्नी जो है बेसिकली उनमें अगर आप मैं समझाना चाहूँ कि वाइट हेड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक्नी के आप समझ लें कि अंडे, और जितने भी वाइट हेड्स होते हैं उन्होंने अल्टीमेटली एक्नी में कन्वर्ट होना होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। वो वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने वहाँ कन्वर्ट होना होता है। अच्छा। और वो उनको आज नहीं तो कल, और ये जो वाइट हेड्स हैं ये सबसे जिसे कहते हैं रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ एक्नी, वाइट हेड्स हो या ब्लैक हेड। अच्छा। क्योंकि उधर तक दवा पहुंचती नहीं, ना खाने वाली स्किन की लेयर होती, ना खाने वाली और ना लगाने वाली। और उसके लिए फिर पेशेंस से वेट करना होता है, आराम से। तो ये जो कॉलर्स में खुद जाकर वो जो पेन के जरिए और मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए निकाल लेते हैं, वो जिस तरह मैंने आपको अभी पहले कहा है कि छेड़ना नहीं है, अगर आप छेड़ेंगे तो निशान खाम का ही बनेगा, पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये जो लोग अपने ब्लैक हेड्स खास तौर पर नाक से निकलवा देते हैं, वो नहीं निकलवाने चाहिए। उसके डिफरेंट मार्केट में मास्क भी अवेलेबल हैं, उससे देखें ना वो सब टेम्परेरी ट्रीटमेंट। आप उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनसे असेस कराएं। सही। और अगर ज़रूरत होगी तो आपके स्किन स्पेशलिस्ट आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि इसके लिए हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, तो वो उससे फिर हेल्प आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब फिर एक एक्नी का सोल्यूशन क्या है? अगर आप होम रेमेडीज़ को भी कंट्रोल रखकर मतलब जो हर चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर इसका कोई इलाज है या बस टाइम के साथ ठीक हो जाता है? इलाज तो बिल्कुल इलाज तो है। ये तो हम जैसे कहते हैं ना टोटकों से बचने के तरीके वो यूज़ कर रहे हैं। इलाज तो वो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और एक्नीज खत्म हो जाती है। एक्नीज बिल्कुल। अब वो पुराने वाली मिथ जो एक बात थी जो कहते थे आज से 15 साल पहले कि जी अब एक्नी हो गई है तो ये शादी होगी तो ठीक होगा या ये इस एज तक पहुंचेगा तो ठीक होगा। बिल्कुल तो वो तो अब बिल्कुल आउटडेटेड बात हो गई है। इट इज़ प्रूवन कि अगर आप एक्नी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें जो कि एटलीस्ट फॉर आप 3 to 6 मंथ्स के लिए एक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर थोड़ी एक्नी होती है तो हम लगाने की दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं, अगर ज़्यादा एक्नी होती है तो फिर हम खाने की दवा ज़्यादा देते हैं। तो अगर आप इस टेक्निक को अगर आप यूज़ करें
लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्किन स्किन स्पेशलिस्ट तो इसमें एक्नी से, अब एक्नी से कहीं ज़्यादा जो परेशान कुन चीज़ होती है वो होती है एक्नी के मार्क्स, कि अगर एक्नी के मार्क्स को आप प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो आप एक्नी स्कार्स जो है ना वो ज़्यादा, जिसे खड्डे कहते हैं, वो जिसे गड़े पड़ खड्डे। जाएंगे मुंह पर। अगर आप एक्नी को छोड़ देंगे या एक्नी को होम रेमेडीज़ का ट्रीटमेंट जारी रखेंगे तो उसमें अल्टीमेटली ये होता है कि जो स्किन पे गड़े पड़ जाते हैं उनका इलाज फिर ज़रा मुश्किल होता है, और उसके लिए हमारे पास फिर और टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, आप फिलर्स करा लें या आप उसको लेजर्स करा लें और केमिकल पील्स, ये हमें करना पड़ता है। बिल्कुल सही। और वो फिर ऑब्वियसली एक और डायरेक्शन वो एक और डायरेक्शन मेरे ख्याल से उससे बेहतर है कि आप जो है वो 3 दिन उस दाने को बर्दाश्त कर लें, उस इसके दाने बजाय को कि आप उस दाने से लड़ाई करें और उसके बाद जो है वो आपकी स्किन पर इफेक्ट पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, एज की आपने बात की, टीनेजर लड़कों में ख़ास तौर पर आजकल ये बहुत देखा जा रहा है, मेरे अपने भी कजन्स हैं घर पे, बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं मुंह पर, तो क्या वो एज की वजह से है? एज से देखें, जब जो ही हार्मोन्स चेंज होते हैं तो जो ही मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो मेल्स में स्पेशली इस एज में एकदम एक्नी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन उसको फिर हमने कंट्रोल करना होता है। सही। और वो चूँकि जो स्पेशली बॉयज़ होते हैं वो यंगर एज पे केयर ही नहीं करते, लेकिन आजकल मैं कहूँगा आजकल बड़े कॉन्शियस लड़के मीडिया की मेहरबानी से दे आर वेरी कॉन्शियस। और मुझे तो लगता है वो लड़कियों से ज़्यादा क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस हुए होते हैं अपनी स्किन को लेकर। बिल्कुल ऐसे यू आर ट्रू कि अब वो ज़्यादा लड़के कॉन्शियस हो गए और वो एक एक दाने को बड़े गौर से देखते हैं, लेकिन इग्नोर भी बहुत करते हैं। और मेल्स में जो एक्नी ज़्यादा होती है शुरू में फेस पे होती है, लेकिन जब ये बिगड़ जाती है ज़्यादा तो फेस के साथ साथ कमर पे भी बहुत हो जाती है, और जो कमर पे एक्नी होती है पेशेंट्स के वो ज़रा आराम से ठीक होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये लड़कियों में भी प्रॉब्लम है, जिसे अक्सर गर्मी दाने कह दिया जाता है, जो कमर, हाफ बैक और शोल्डर्स के ऊपर जो दाने निकले हुए होते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है, तरीका इलाज है, उसमें क्या करना चाहिए? और फिर फिलर्स, और जो आजकल एक नई चीज़ चल रही है कि गोरा होने का हमें बड़ा शौक है, तो ये सबका सवाल होता है कि हम गोरे कैसे हो सकते हैं। इस पर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि क्या क्रीमें हेल्प करती हैं या नहीं करती। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, एक्नी की हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि लड़कों में जब एक्नी बिगड़ जाती है तो कमर में दाने निकल आते हैं, अब लड़कियों के भी शोल्डर्स में और बैक में जो दाने निकलते हैं, क्या वो भी एक्नी की ही एक फॉर्म है? जी, वो भी एक्नी की एक फॉर्म है, लेकिन फीमेल्स में एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है वो एक्नी नहीं होता, वो बेसिकली फॉलिकुलाइटिस होता है, और वो जो वैक्स जो फीमेल्स कराती हैं बैक से, उसके बाद जो है वो दाने निकल आते हैं। बिल्कुल ठीक। और वो मतलब एक्नी नहीं होती, वो फॉलिकुलाइटिस होता है। तो उसमें कोई है बचने का तरीका? वो जो है ना, जो लोग ये प्रोन होते हैं उनमें ये ज़रूर होती है, और चाहे जो मर्जी कर लें। हाँ नहीं, उसका सिर्फ यही होता है कि फिर कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लें, कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लें। ठीक है। और कई फीमेल्स जो होती हैं उनकी बैक पे इतने हेयर होते नहीं वो, लेकिन वो शौकिया जो है वो करा लेती हैं, और फिर अपनी और वो उस बैक का जो है इवन बाजुओं पर आप जब कराते हैं, स्पेशली ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो आपको दाने निकल आते हैं। ये ज़्यादा प्रोन एरियाज हैं फॉलिकुलाइटिस के। बिल्कुल सही। और उसमें ये होता है कि फिर या तो आप कुछ अरसे के लिए एंटीबायोटिक लोशन या क्रीम जो है वैक्स के 3 दिन बाद शुरू कर दें, ताकि जब हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो तो फॉलिकुलाइटिस ना हो। बिल्कुल सही, आपको वो प्रॉब्लम ना आए। वो नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने इसकी बात की, इसी से मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूँगी। जब अक्सर आप लोग लड़कियां जब वैक्स करा लेती हैं तो बाजू पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और उन दानों के अंदर बाल होते हैं, और वो दाने नहीं होते, बिल्कुल छोटा सा स्किन के ऊपर ही वो कुछ उभार सा निकल आता है, उसकी क्या रीज़न है? वो जी, वो इनग्रोन हेयर्स होते हैं। बेसिकली जब आप रिपीटेड वैक्स करते रहते हैं तो बाल हार्ड हो जाते हैं, और जब वो दोबारा बाल निकल रहे होते हैं तो वो स्ट्रेट निकलने के बजाय स्किन से घूम के कर्ल्ड अप होके और स्किन के ऊपर से निकलते हैं, और उसकी जो मसला ये है कि वो भी एक निशान छोड़ जाता है। बिल्कुल सही। और कई दफ़ा ये होता है कि बाल तो इतने नहीं होते लेकिन निशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो हर बाल के अराउंड एक निशान रह जाता है। तो इसके लिए भी जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है इन ग्रोन हेयर्स के लिए, और स्पेशली जो लोअर लेग्स पे और आर्म्स पे, और वो है लेज़र हेयर रिमूवल। अच्छा। और उसको अगर आप फ्यू सेशंस ऑफ लेज़र हेयर रिमूवल करा लें
तो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू लेज़र और उसका रिस्पॉन्स भी बड़ी जल्दी आ जाता और है मार्क्स भी और पड़ते हैं। मार्क्स भी नहीं पड़ते। बिल्कुल सही, ये तो आपने बड़ा अच्छा तरीका बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद आ रही है ईरान और हमें बड़ा शौक है खूबसूरत बनने का, हमारी स्किन ग्लो करे, और गर्मियों में ज़्यादा मेकअप भी नहीं होता, आपको जी, पता है। बिल्कुल। सो आप नेचुरली बहुत प्यारे दिखना चाहते हो, तो ट्रेंड में क्या क्या चल रहा है? कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत खूबसूरत बन सको ईद पर? बहुत खूबसूरत, ये तो ईद पे हर कोई, जिसे कहते हैं प्राइमरी शौक यही होता हाँ, है कि बिल्कुल। खूबसूरत लगना। हाँ, और उसके लिए हमारे पास कुछ क्विक फिक्सेस भी होते हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं जो अवेलेबल हैं और उससे हम काफ़ी पेशेंट्स को हेल्प आउट कर देते हैं। मिसाल और के तौर जिस पर तरह- उसमें स्किन जिस ग्लो तरह- करती है। जिस तरह जो है ना आजकल कुछ पेशेंट्स जो हैं वो उनकी स्किन जो है डल लग रही होती है, डिहाइड्रेटेड लग रही होती है, तो उनके लिए हम हाइड्रा फेशियल रिकमेंड करते हैं कि अच्छा। आप ईद से पहले 2-3 सेशन उसके ले लें। इसी तरह मैं ईद से पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप बड़े माइल्ड ट्रीटमेंट लें, कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना कराएं अच्छा, और ताकि किसी किस्म का कोई रिस्क आपके चेहरे पे बिल्कुल ना सही, रहे, खुदा ना खास्ता कोई अगर वो निशान सूट ना करे सूट स्किन ना को। करे, तो आप माइल्ड ट्रीटमेंट पहले से प्लान कर लें ईद से 2 हफ्ते पहले कि हमने ये 2-3 सेशन कराने हैं। सही। और उसमें जिस तरह मैंने बताया कि हाइड्रा फेशियल, माइक्रोडर्माब्रेन और इसी तरह ही जो है वो फोटो फेशियल, ये 2-3 ट्रीटमेंट हैं जो ईद से पहले बहुत अच्छे रहते ज़रूरी हैं। दीज ट्रीटमेंट्स आर फॉर द तो यानी कि यंगर। अब आपको कॉल जाना शुरू हो जाए अपॉइंटमेंट के लिए कि डॉक्टर साहब हमने माइल्ड ट्रीटमेंट कराना है, टाइम बता दें किस टाइम आए। तो ये जो है ना यंगर पेशेंट्स के लिए हैं, जो ये समझ लें कि 30s में और 40s में पेशेंट होते हैं, उनके लिए फिर हम ज़रा और ट्रीटमेंट, क्योंकि obviously skin type उनके change- लिए स्किन टाइप चेंज हो गई और व्हाट दे वांट इज़ ए टाइटर एंड फ्रेशर लुक, एंटी एजिंग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट टाइप उन्हें हम ट्रीटमेंट देते हैं। जी, और उसके लिए फिर हम जो है लेज़र जेनेसिस रिकमेंड करते हैं या क्लियर एंड टाइट ट्रीटमेंट है और वो या कितनी देर तक स्टे करता है? ये अगर 1 या 2 ट्रीटमेंट लें तो फिर उनका इफेक्ट तो टेम्परेरी होता है, लेकिन आप एक पूरी अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलें जी। तो नॉर्मली हम ट्रीटमेंट करते हैं 5 to 6 ट्रीटमेंट इन ए सेशन ऑफ 1 a month और आफ्टर एवरी 15 days, और फिर मेंटेनेंस के लिए साल में 1 या 2 या 3 ट्रीटमेंट चाहिए होते अच्छा, हैं। अच्छा, फिर आप और उसको फिर उससे आप मेंटेन रहते हैं। मेंटेन रख और सकते कुछ ट्रीटमेंट ऐसे भी हैं जो साल में 2-3 दफ़ा कराएं तो वो मेंटेन रहते हैं। उसमें जिस तरह अगेन ये वो पेशेंट्स हैं जो मिडिल एज ग्रुप में आते हैं जी। और इनमें जो है थर्मीटाइट आजकल बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड ओवर, और थर्मी स्मूथ बहुत ज़्यादा अच्छा। पॉपुलर है, और अल्थेरा जो आजकल वर्ल्ड ओवर नंबर 1 ट्रीटमेंट जा रहा है फॉर स्किन टाइटनिंग, अच्छा, ये आजकल बहुत और पॉपुलर ये है। अगर आप साल में 2-3 सेशन कराओ तो ये maintain इनका अल्थेरा का मैक्सिमम 1 या 2 ट्रीटमेंट पर ईयर चाहिए होते हैं, पर ईयर जा रहे होते हैं जी। और वो मेंटेन रहते वो हैं। मेंटेन रहते हैं। सही, मतलब उसमें जो और- आपकी लाइंस पड़ रही होती हैं जी। प्रोमिनेंट, वो कंट्रोल हो वो जाती हैं। काफ़ी कंट्रोल हो जाती हैं, फेस कंट्रोल रहता है, जॉ लाइन प्रोमिनेंट रही और डबल चिन काफ़ी कम नज़र आ जाती कम है। नजर आएगी। ये बड़ा आजकल प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है ये कि आप ये कराएं, और साल में अगर एक ट्रीटमेंट है दैट इज़ नॉट हार्ड, मतलब आप साल में हाँ एक जी, दफ़ा अगर साल कराएं में। तो आप उसको बस maintain रख इसमें सकते हैं। मैं वो कहूँगा कि ये है नॉर्मल, लेकिन कुछ लोग जो है ना जो फिर परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, जो कहते हैं कि हर हर वक्त चीज़ ठीक रहे। हर चीज़ हर वक्त ठीक रहे, तो डेफिनेटली दे नीड मोर ट्रीटमेंट और दे नीड केस मोर टू केस तो मेंटेनेंस। डेफिनेटली डॉक्टर साहब वो वेरी करता ही ये रहता vary है। करता अच्छा, अब ईद पे जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसी तरह लोगों को शौक होता है सैलून्स पर जाने का, पॉलिश पर जाने का, जहाँ पे वाइटनिंग फेशियल, गोल्ड फेशियल, हर्बल फेशियल, पता नहीं कौन कौन से वो कौन-कौन पॉलिशर्स से। एंड सब कुछ हो रहा होता है, वो स्किन के लिए कैसे है? देखिए मैं समझता हूँ कि फेशियल्स जो है ना स्पेशली फीमेल्स में ये उनकी एक एटर्नल डिज़ायर है, उसको रोकना ज़रा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ईद के और शादी के पुरमसरत मौके पे जी। अगर 2-3 फेशियल हो जाएं, थैंक यू सो मच लेकिन- डॉक्टर साहब, थैंक यू। अक्सर ये सुनने में आता है कि इससे आपकी स्किन खराब हो जाएगी, नहीं, फिर आप आप- कराते हुए भी कॉन्शियस हो रहे हो। नहीं, आप अच्छे जो पार्लर हैं उधर से कराएं, और जो ट्रेंड स्टाफ होते हैं या वो ऐसे वेल नोन एरियाज़ हैं जो कर रहे होते हैं फेशियल्स, और मेरे ख्याल है कि वो अच्छे क्वालिटी के फेशियल यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता प्रोडक्ट है पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी हाँ, use कि कर अगर आप कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि आप फ्यू पेनी सेव कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने पेशेंट को या अपने क्लाइंट को नुकसान दे देते हैं लॉन्ग टर्म। तो उससे अगर आप खुद ही सर्वे कर लें कि किस जगह ये अच्छे फेशियल्स अवेलेबल हैं,
यू कैन गो देयर एंड यू कैन एंजॉय कि ईद से लेकिन फॉर द पहले टाइम बिंग ऐसे नहीं कि For the हर time. 15 दिन बाद करा लिया जाए तो हाँ, वो नहीं ये मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आप बहुत सारे लोग हैं जो फेशियल में 2 को दफ़ा हर कराते हैं। वीक में 2 दफ़ा, वो दैट्स नॉट राइट। हाँ ठीक है, ये आप किसी इवेंट के लिए फ्रेश लगने के लिए इट्स ओके, इट्स ओके। बिल्कुल सही, वो आप करा सकते हो, मतलब उसके लिए आप यू कैन फील गुड बट नॉट इन अ एक्सेसिव वे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इट्स बैड। आप बस अच्छी जगह पे अच्छे प्रोडक्ट के साथ अगर फेशियल लेते हैं जिस तरह एंड है, आई थिंक फॉर गॉड सेक इट्स योर फेस, इट्स योर थोड़ा सा फेस, पैसे ज्यादा लगा दें, कम से कम आपका चेहरा जो है वो लॉन्गर रन के लिए जो है लॉन्गर बच जाता है। रन के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, गोरा होने का हमें बड़ा शौक है और हमने आजकल तो आप भी मेरे से अग्री करेंगे कि खूबसूरती की अलामत जो है अच्छा वो लड़की बड़ी प्यारी थी, इसका रंग देखा था कितना गोरा है, ये बना दिया ये होगा। आप बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जिस तरह आपने कहा है कि गोरे रंग में इवन बहुत सारे फीचर्स ही गायब हो जाते गायब हो हैं जाते हैं। कि वो प्यारे होने का एक ही स्टैंडर्ड के क्या है जी, बहुत 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 रिश्ते वाइट है। ढूंढने जाते हैं आजकल, हमारे सोसाइटी का नॉर्म क्या बना हुआ है, कल्चर क्या बना हुआ है, रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं, वो रिश्तेदारी को बता रहे हैं। लड़की का रंग जो है ना वो गोरा होना चाहिए, बाकी हम ऐसे। देख लेंगे। बाकी देख लेंगे। मतलब और रंग गोरे का अचार डालना है आप लोगों ने, ये चीज़ मुझे समझ नहीं ये आती है। चीज़ ये वाकई आजकल इतना ज़्यादा हो गया है और इसकी वजह से काफ़ी वो जिसे कहते हैं प्रॉब्लम है, Problems भी हैं, बिल्कुल बहुत सही। प्रॉब्लम है और मदर्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है और इवन समटाइम्स जो मैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत उनके लिए भी प्रॉब्लम problem हो है। जाती है। उन पे पेयर प्रेशर इतना होता है कि जी तुम शादी से पहले तुम्हारा रंग कितना अच्छा था और अब देखो तुमने क्या कर लिया है? तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि आप उन्हें जाके कहें कि जी सास के मजालिम की वजह से मैं ऐसी हो गई, वरना अपने घर तो मैं मैं बिल्कुल ठीक थी और मैं अब इस वजह से सड़ गई हूँ। तो ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम है और मैं बार बार ये कहूँगा कि हमारा जो अपना जो नेचुरल कलर है, हमारा जो गंधमी रंग है, ये एक वर्ल्ड ओवर इट्स ए साइन ऑफ ब्यूटी कि हमारा रंग बहुत बेहतर है। लेकिन वो वही बात है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके पीछे भागते रहते हैं। हमें सबको गोरा रंग पसंद है और इसके लिए बहुत सारी वो जिसे कहते हैं मार्केट में क्रीम्स भी अवेलेबल हैं और टीवी पे एड सारा दिन चलते रहते हैं और उसकी वजह से भी कुछ लोगों का माइंडसेट ये हो गया कि गोरा रंग नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगी, गोरा रंग नहीं होगा तो अच्छा रिश्ता नहीं आएगा और गोरा रंग नहीं है तो आप प्यारे नहीं लग रहे, फ्रेश नहीं लग रहे, सोशली आप एक्सेप्टेबल नहीं होते हो। अच्छा, acceptable क्या नहीं वो क्रीम्स जो हैं वो बेनिफिशियरी हैं आपकी स्किन के लिए? ये तो इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं। बल्कि मैं आई विल लाइक टू मेंशन कि पिछले दिनों फ्यू मंथ्स बैक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन पे काफ़ी क्रैकडाउन भी किया था कि बहुत सारी क्रीम्स जो हैं जिनमें स्टीरॉइड्स थी इन द फॉर्म ऑफ हर्बल और मरकरी थी नाम उनमें हर्बल लिखा हुआ था और उसके अंदर जो स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड और गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया और उन पे क्रैकडाउन करके और ऐसी जितनी क्रीम्स थी उनको उन्होंने मार्केट से गायब कर दिया। अब कम से कम जो है पंजाब में वो क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कम से कम सेफ़ हैं और उसमें आप जो मिक्स क्रीम में स्पेशली विद स्टीरॉइड्स कई दफ़ा ये छोटे पार्लर्स पे या घरेलू टॉटके के तौर पे ये मिलती हैं। इनके प्लीज़ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स को की वजह से इनसे बचने की कोशिश करें। अच्छा, मेडिसिन अवेलेबल है ऐसी कोई जिससे आपको आप गोरे हो जाओ? ये आजकल हर चीज़ के लिए वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने अब ग्लूटाथायोन को यूज़ करना शुरू किया है और ग्लूटाथायोन को मैं आपको पहले बता दूं कि ये बेसिकली दिस मेडिसिन इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट और इट्स ए मल्टीविटामिन टाइप ऑफ मेडिसिन। ये एक इसकी इंसिडेंटल डिस्कवरी थी कि ये इसके यूज़ करने से रंग गोरा हो जाता है और अब पाकिस्तान में इनके इंजेक्शंस की और कैप्सूल्स की जिन्हें कहते हैं वाइटनिंग इंजेक्शंस जो है, इसकी आप समझ लें कि एक वबा की सूरत में ये चल रहे हैं। और मैं आपको आपके चैनल के थ्रू ये लोगों को एजुकेट करना चाहूँगा कि हमारे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आप रात को लगाएं और सुबह उठ के गोरे हो जाएं। और इसके लिए कम से कम आप 12 से 15 इंजेक्शन लगवाएं या मे बी ज़्यादा इंजेक्शन लगें और तब आपका जो है ना 2 to 3 टोन्स जो है ना कलर चेंज होता है। अच्छा, आप ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल दूध ये की इंजेक्शन तरह लगाया और ये आप ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जो इसका एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये
इंजेक्शंस जो हैं ये टेम्परेरी हैं, दे आर नॉट परमानेंट। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने ये इंजेक्शन लगवा लिया तो अब मैं हमेशा हमेशा के लिए गोरी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका आप 15 से 20 इंजेक्शन लगवाने के बाद भी इसका जो इफेक्ट है वो कुछ अरसे में ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये वो permanent उस तरह से नहीं होता? मैक्सिमम इसकी जो लाइफ है वो 6 मंथ्स होती है और उसके बाद फिर आपको टॉप अप करना पड़ता है और रिफिल करना पड़ता है रिफिल आप जब तक लगते रहेंगे या जब तक आप इसके कैप्सूल बस खाते ठीक है। रहेंगे। फिर ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगे आप ट्रक की बत्ती के पीछे 6 महीने बाद जो है वो दोबारा से कराना पड़ेगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अपनी स्किन पे रहो और मैं अपने हर कलर पे किसी रहें? को, हर पेशेंट को ये कहता हूँ कि आपका अपना रंग, हमारा जो अल्लाह मियाँ ने गंदमी रंग दिया है, जी, इट इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव कलर एंड मोस्ट अपीलिंग कलर। बिल्कुल सही। तो लेकिन उसमें भी हमें अगर एक चीज़ और मिल जाए, इवन टोन। अक्सर लोगों का ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनके फेस की इवन टोन नहीं है, सेम टोन नहीं है। उसका सोल्यूशन क्या है ये आपसे जानेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हारून, हम बात कर रहे थे रंग गोरा होने का जो एक तरीक़ेकार होता है, इवन टोन कैसे ले सकते हैं आप? अक्सर लोगों का टी जोन डिफरेंट कलर का होता है, चीक्स का कलर डिफरेंट होता है। इवन टोन के लिए 2-3 आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट बातें वो ये हैं कि एक तो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और सन ब्लॉक में अब जिस तरह आप यहाँ बैठे हुए हो तो आप तो कहोगे कि मेरा तो सनलाइट में कोई किसी किस्म का कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन ये जो आपकी इतनी ब्राइट लाइट्स हैं तो बेसिकली ये यूवी लाइट्स हैं और इसके लिए भी आपको अपने लिए एक सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज स्किन पे इफेक्ट होगा। क्योंकि इतनी हमें बेसिकली यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, नॉट सनलाइट प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब तो ये है कि फ़ीमेल्स के लिए एक अच्छी चीज़ ये आ गई है कि बेस वाले सन ब्लॉक आ गए हैं कि आप इवन यू कैन हैव ए गुड सन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ बेस। और इस पे तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी और वो अक्सर लोगों को ये लगता है कि जितना SPF ज़्यादा होगा उतना शायद सन ब्लॉक ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल, अपने एक्सपोजर के हिसाब से आप एक सन ब्लॉक लें और हमारा जितना एक्सपोजर है तो मेरे ख्याल 45 या 40 से लेके 60 तक इज़ गुड। मतलब वो आपको नॉर्मली जो है वो चल जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह एक आजकल एक कॉमन हैबिट है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से भी हमें कुछ चीज़ें नई मिल गई हैं तोहफे में। ठीक है, उनमें से आजकल लिप पर्सिंग की बहुत हैबिट है ऐसे, और उसकी वजह से एक स्पेशली हमारा जो पेरी ओरल एरिया है उधर बहुत पिगमेंटेशन आ जाती है और बड़ी एक वेल डिफाइंड किस्म की एक पिगमेंटेशन होती है और वो अक्सर पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि लिप्स हमारे डार्क हो रहे हैं और चिन जो है वो काली हो रही है और उसकी वजह से भी एक पिगमेंटेशन। और कुछ पेशेंट्स में जो चूँकि आजकल हेयर डाई इन फैशन है तो हेयर डाई की वजह से माथे पे बहुत पिगमेंटेशन हो जाती है या टोन इवन नहीं रहती कि फेस का कलर, माथा ज़रा डार्क हो जाता है। और ये 2 कॉमन काजेज हैं कि जो अनइवन टोन की, ये जो 2 कॉमन काज। बिल्कुल सही। तो इनको जो है वो अवॉइड करना चाहिए या करते हुए जो एहतियात करनी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेज़र जब कराना होता है हेयर रिमूवल के लिए, सो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? वो सेफ़ होती है? उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं, बट कैसे उससे प्रिवेंट किया जा सकता है साइड इफ़ेक्ट्स से और चीज़ों को कंट्रोल रखा जा सकता है? इसमें आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि ये ऑपरेटर डिपेंडेंट प्रोसीजर है। आप जब भी हेयर रिमूवल के लिए जाएं तो अपने डॉक्टर को देखें कि क्या वो स्किन स्पेशलिस्ट है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि स्किन स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जन, ये 2 ही लोग हैं जो सर्टिफाइड हैं टू डू दीज प्रोसीजर्स। और इसके अलावा ये होता है कि एक बात याद रखने वाली है कि लेज़र हेयर रिमूवल के लिए कम से कम 10 to 12 सेशन चाहिए होते हैं। ऐसा कोई लेज़र नहीं है जो 3 से 4 सेशंस में आपके बाल मुकम्मल ख़त्म कर दे। और इसके कुछ सेशंस हम रेगुलर करते हैं once a month, और उसके बाद कुछ सेशंस आपको देर से ज़रूरत पड़ती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रा हेयर ऑन द फेस। और कुछ पेशेंट्स में अंडरलाइंग हार्मोन प्रॉब्लम भी होता है, उनको भी असेस करना चाहिए। उसके लिए हमें गायनोकोलॉजिस्ट से भी हेल्प लेनी पड़ती है, उसके लिए हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि दोनों सिस्टम साथ साथ चलें। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को लगता है लेज़र कराने से पहले ना आपको कोई 15 दिन और कराने के 15 दिन बाद जो है ना वो आपको अच्छे खासे बाल
मुंह पर ग्रोथ चाहिए उनकी, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको एक अहम खबर भी देंगे लाहौर हाईकोर्ट से, जहां पर पसंद की शादी करने वाले नौजवान के खिलाफ अगवा का मुकदमा जारी करने के केस की समाअत हुई है। और जैसे ही समाअत ख़त्म हुई, लड़की को उसके वर्सा ने छीनने की कोशिश भी की है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी सिमल, बिल्कुल। आज लाहौर हाईकोर्ट में पसंद की शादी करने वाले वकास के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने की केस समाअत हुई है और इकबाल टाउन पुलिस ने अदालत को आगाह किया है कि लड़की के बयान की रोशनी में मुकदमा खारिज कर दिया गया है, जिस पर लड़की ने ये जो दरखास्त गुजार था वकास ने ये दरखास्त वापस ले ली है। आज इस केस की समाअत जस्टिस अनवारुल हक की अदालत में हुई, जहाँ पे वकास ने ये उसका वकील का मौक़िफ़ ये था कि उसने इकबाल की रैशी है समीना यास्मीन, उससे पसंद की शादी की है। और लड़की के भाई ने थाना इकबाल टाउन में 24 मई 2016 को मेरे खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया है। लड़की थाने में बयान दे चुकी है कि वो अगवा नहीं हुई और उसने पसंद की शादी की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुकदमा खारिज नहीं करी। अदालत में इकबाल टाउन पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इसके लड़की के बयान की रोशनी में मुकदमा खारिज कर दिया गया है। अदालत ने दरखास्त गुजार जो था वकास उसकी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद कहा दी। जो ही केस की समाअत खत्म हुई तो लड़की के वर्सा जो है उन्होंने लड़की को छीनने की कोशिश की। दोनों खानदानों के दरमियान हाथा पाई भी हुई, लड़की के दौरान चीखो पुकार भी करती रही और ये काफी देर ये मामला चला। जो हाईकोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसने ये लड़की को अपनी तहवील में लिया और इसके बाद सिक्योरिटी फराहम की और इसके बाद ये इनको हाईकोर्ट से बाहर भिजवा दिया गया है। मलिक अशरफ आपका। जी हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि लेज़र से पहले क्या हेयर ग्रोथ जो है, ख़ास तौर पर फेशियल हेयर ग्रोथ, वो ज़रूरी होती है? ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट है और कई दफ़ा मेरे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, बल्कि अक्सर जब हम कोलीग्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो फीमेल्स बेचारी इस चक्कर में कि हमने लेज़र कराना है और अपने फेस पे फुल बियर्ड की तरह उन्होंने ग्रोथ कर रखी होती है। हाँ बिल्कुल। रेजर करें तो कम से कम कॉस्मेटिक अपीयरेंस तो ख़राब ना हो, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन ये इतने लंबे बाल फेस पे रखना एक यंग फीमेल के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं तो मुझे हैरानी ये होती है कि वो इतने दिन कैसे घर में या कॉलेज कहीं में पर भी आप लोग या कैसे कहाँ सोशली वो बेचारे मेंटेन कर रहे होते हैं। हाँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमें लंबे बाल हरगिज़ नहीं चाहिए होते हैं। आप ट्रिम करके रखें उनको। आप अगर वेट कर रहे हैं फॉर फ्यू डेज़ कि अभी हमने लेज़र कराने में हमें कुछ दिन लगेंगे, तो आप उनको शेव ऑफ कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, थ्रेड कर सकते हैं या फिर आप वैक्स कर सकते हैं। हाँ, जब आपको लेज़र के लिए आना हो तो कम से कम लेज़र से 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने कोई वैक्स ना किया हो और कोई थ्रेड या प्लेक ना किया हो, ठीक है, ताकि रूट्स हों और रूट्स का लेज़र ट्रीटमेंट हो। ठीक ठीक ठीक। हाँ, लंबे बाल हमें हरगिज़ नहीं लंबे बाल नहीं चाहिए होते हैं। सिर्फ ये होता है कि आप 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले मैक्सिमम भी आप थ्रेड ना करें और चले जाएं, लंबे बाल ना रखें। डॉक्टर साहब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे आपसे इजाज़त लेना होगी, लेकिन बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने जो है वो लोगों तक पहुंचाई है। आई एम श्योर आपको समहाउ और दी अदर उसने ज़रूर हेल्प किया होगा और ईद पे ज़रूर खूबसूरत बनेगा, अपना ट्रीटमेंट कराइएगा, तैयारियाँ कीजिएगा और ढेर सारी खुशियाँ जो है वो बांटिएगा। स्किन ग्लो करेगी तो आप खुद ब खुद खुश रहेंगे। इसी के साथ टाइम भी ख़त्म, इजाज़त लेंगे आपसे, कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।